एक समय हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं साथ साथ। हाँ, पुरानी यादें भी ताजा करते रहिए थोड़ी थोड़ी। लेकिन आज जो है मैं बता दूं जो तमाम लोग इस हॉल के अंदर हैं कि हमेशा ये बात होती है कि बहुत पढ़े लिखे, खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वह जो है पॉलिटिक्स में नहीं आते। जेपीएस राठौर जी एक एग्जाम्पल हैं। आपने आईटी बीएचयू से बीटेक और एमटेक करने के बाद से राजनीति में कदम रखा। हालांकि यूनिवर्सिटी में जब थे तभी वह बीएचयू के छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए थे और वहां से जो आपकी जर्नी शुरू हुई, आज आप उत्तर प्रदेश में सहकार के मंत्री हैं, जो मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव जो हैं वो हैं, और उस भूमिका में और इसमें ब्रजेश जी का भी बहुत बड़ा योगदान है मुझको इस क्षेत्र में लाने में। मैं सबसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हम मानते हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी है उसके को एक साथ इकट्ठा करते हुए सहकार की भावना के साथ हम कैसे जो है उसके जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं, समाज का ओवरऑल विकास कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ग्रास रूट की बात होती है। तो जो इस सेशन का थीम भी है कि हम लोग ग्रास रूट को कैसे एम्पावर करें ताकि जो है डिजिटल इकोनॉमी जो है वो हमारी लगातार बढ़ सके, उसकी साइज बढ़ सके। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि जब आपने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का चार्ज लिया और उस समय जो स्थिति थी और आपने क्या इस तरह के जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए जिसके जरिए एक तो ट्रांसपेरेंट हुआ उस डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग, कोऑपरेटिव की फंक्शनिंग, और दूसरी जो है उसकी वजह से इफेक्टिवनेस बढ़ी और आम आदमी को ग्रास रूट पर फायदा हुआ। ऐसा है कि कोऑपरेटिव एक आर्थिक मॉडल है विकास का और इसमें असीम संभावनाएं हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी लगातार इसमें एक नया और व्यापक रूप देने के लिए काम कर रहे हैं और नए नए ढंग से कोऑपरेटिव में छोटी छोटी पूंजी कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठी करके बड़ी पूंजी बनाना, फिर उसके बाद उसके माध्यम से बड़ा काम खड़ा करना और उसके बाद पूंजीपतियों को एक तरीके से टक्कर देना। तो ये कोऑपरेटिव का अपना मॉडल है। और कोऑपरेटिव एक व्यवस्था नहीं, कोऑपरेटिव एक भावना है जहां एक भाव के साथ लोग जुड़ते हैं, छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और खुद ही उस व्यवस्था को, उस जो भी खड़ा करते हैं तंत्र, उसको चलाने का भी काम करते हैं। जिस तरह से कारपोरेट एक व्यवस्थित व्यवस्था है, इस तरीके से यहां पर एक भावनात्मक तरीके से लोग जुड़ते हैं और उसके बाद स्वयं एक व्यवस्था बनती चली जाती है। उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। अब पूर्व के लोगों को कुछ कहना कोसना मुझे लगता ठीक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहां पर उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव भी एक नई दिशा, नई गति और नई ऊंचाई को प्राप्त करने जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के किस तरीके से करते हैं, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री नहीं थे और पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित कर दिए गए थे, तो उस समय उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि आप कहते हैं कि इस देश में हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो वो कौन सी ऐसी जादू की छड़ी आपके पास जो आप घुमा देंगे और देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा था कि हम देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उसके बाद जब आपको ध्यान में होगा कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2014 तक 20 करोड़ जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के जीरो बैलेंस के साथ खाते खोले जाएंगे। इस जनधन योजना की क्या ताकत है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग समझ नहीं सकते। इसने भ्रष्टाचार को बहुत हद तक नियंत्रित करने का काम किया है और नीचे तक, उस जो गरीब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। कभी राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपया हम सेंटर से भेजते तो नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपए पहुंचता है और 85 रुपए बिचौलिए खा जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी गरीब किसान के
खाते में, सम्मानित किसान के खाते में बटन दबाकर 2000 रुपया भेजते हैं तो पूरा 2000 रुपया उसके खाते में पहुंचता है। 1 रुपया भी कोई बिचौलिया खा नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी की देन है। मैं उसी प्रकार से अभी जैसे आपने कहा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी, हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि हम जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, यूरिया, डीएपी, गेहूं, धान की खरीद का काम करते हैं, दलहन दिलहन की खरीद का काम करते हैं, क्रॉप लोन का वितरण का भी काम करते हैं। तो शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर ओवर रेटिंग हो रही है, कुछ पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। यानी यूरिया की एक जो बैग है वो 266 रुपए 50 पैसा है, तो उसका कभी कह देता कि हमारे पास चेंज नहीं है, तो सुनाते कुछ 10-5 रुपया ज्यादा ले लिया है। मैंने जैसे समस्या आई, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को बुलाया और पूरे प्रदेश की 7,500 समितियां हैं, वहां पर क्यूआर कोड दे दिया और क्यूआर कोड के माध्यम से गरीब किसान आज पेमेंट करता। 1 रुपया उससे अधिक नहीं लिया जा सकता, पूरा 266 रुपया 50 पैसा पेमेंट करता है, यूरिया की बोरी अपने घर ले जाता है। यह टेक्नोलॉजी की देन है। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, चूंकि जब आपने चार्ज लिया इस मिनिस्ट्री का, उस समय बताया जा रहा था कि बहुत सारे जिलों में जो जिला कोऑपरेटिव बैंक थे वो बंद हुए पड़े थे, भ्रष्टाचार की शिकायतें आम थी, और खासतौर पे जो हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, एक समय था पूरे देश में जबकि उसके अंदर गड़बड़ झाले बहुत रहते थे। इसको दूर करने के लिए आपने कैसे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और फिर कैसे उसको ढर्रे पे लेके आए? क्योंकि मैंने जो सुना है कि काफी बड़े पैमाने पर उसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार भी था, जो पार्टियां जो है एक समय पावर में थी। उस स्थिति से आप कैसे निजात पाकर आज जब हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है? जी, उत्तर प्रदेश में हमारे 50 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसकी 1260 ब्रांचेज हैं। अब ये बिल्कुल अनियंत्रित हो गई, भ्रष्टाचार के पहाड़ खड़े हो गए यहाँ पर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 में से 16 जिला सहकारी बैंकों पर मोटे मोटे ताले लगा दिए। जब मैं आया तो यहाँ पर उन 16 जिला सहकारी बैंकों को माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उनको व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए योजना बनाई, और एक यहाँ कैडर अथॉरिटी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय पर हमने बैठाई और उनको एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई। उसके द्वारा पूरा मॉनिटरिंग की जा रही पर डे कि क्या इन्होंने लेन देन किया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यवस्थित योजना देने का काम किया, और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गरीब किसानों का 2100 करोड़ रुपया बकाया था, जिनकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताले लगा दिए थे। उन किसानों को 18 लाख किसान ऐसे प्रभावित थे, उन 18 लाख किसानों का मूलधन सूद ब्याज समेत चुकता करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और उसके बाद इन 16 जिला सहकारी बैंकों को संचालित करने का काम किया है। आज प्रसन्नता का विषय है कि वो 16 के 16 जिला सहकारी बैंक प्रॉफिट में आ गए हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से हमारे किसानों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। आपके जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने यूपी के लिए एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट लिया है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। कॉर्पोरेशन एक ऐसा सेक्टर है, और चूंकि आपने मोदी जी की बात की, 2019 में जब सरकार बनी तो उन्होंने पहली बार एक पूरा मिनिस्ट्री जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, उसको खड़ा किया, जिसको कि गृह मंत्री अमित शाह खुद उसको संभालते हैं। ये किस तरीके से एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है? देश तो ठीक है, लेकिन यूपी की जो अपनी अर्थव्यवस्था में उसको धार देने में, और एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट जो है लिया है यूपी के मुख्यमंत्री ने उसको पूरा करने में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट लिया है, मुझे लगता है एम्बिशियस टारगेट हो सकता है, लेकिन इस टारगेट को निश्चित रूप से हमारी सरकार अचीव करेगी, और अचीव ही नहीं करेगी, इससे आगे भी निकलने की संभावना है, बहुत आगे निकलने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? हमारी बेहतर से बेहतर रोड कनेक्टिविटी है, बहुत बेहतर उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एयर कनेक्टिविटी हो रही है। कितने एयरपोर्ट, 16 एयरपोर्ट्स हमारे चालू हो गए हैं, और 21 एयरपोर्ट्स नए मतलब की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जेवर का एयरपोर्ट अभी चालू होने जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं इसी 1 महीने के भीतर।
इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरीके से है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका धनवान है इसलिए उसकी सड़कें अच्छी हैं, तो ये कहना है कि वहां पर सड़कें अच्छी थी इसलिए अमेरिका धनवान हुआ। तो जब हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जब हमारी रेल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, एयर कनेक्टिविटी अच्छी होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी, सब प्रकार की जब हमारे संचार के हर प्रकार के साधन अच्छे होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोगों का आना जाना सुगम होगा, तो निश्चित रूप से हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। अभी हमारे मित्र एक अमेरिका से आए थे, जिस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा था, तो मैंने उनको शाम को डिनर पे बुलाया। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने आईआईटी बीटेक से ही आईआईटी कानपुर से बीटेक करके गए। कह रहे कि जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है उतना डिजिटल ट्रांजैक्शन तो अमेरिका में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए, और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे निकलेगा। जिस तरीके से हम गाना गाते हैं, सबसे आगे हम होंगे भारतवासी, तो सबसे आगे हम होंगे उत्तर प्रदेश वासी, ये हमने तय किया हुआ है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, चूंकि आपके जैसा व्यक्ति जिसकी टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड है, बीटेक और एमटेक करने के बाद से बहुत कम लोग राजनीति में आते हैं। उत्तर प्रदेश जो है देश का सेमीकंडक्टर हब बनने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बड़े सीरियस एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। क्या आप देखते हैं भविष्य के उत्तर प्रदेश की तस्वीर को? नोएडा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के तौर पर डेवलप करने की मुहिम शुरू हुई थी। अब जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को अट्रैक्ट किया जा रहा है इस सेमीकंडक्टर के फील्ड में आने के लिए। ये जो कंपटीशन है जो बाकी राज्यों से, उसके मुकाबले यूपी का इस सिचुएशन में है कि वो पूरी तरीके से इनकैश कर सके और जो है इसको सेमीकंडक्टर का हब बना सके उत्तर प्रदेश को, जो यूपी का जो सरकार है, यूपी की जो सरकार है, वो इस परिस्थिति में है क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मुझे लगता है कि इस सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत से हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इसकी जानकारी भी नहीं और ज्यादा जुटाना भी नहीं चाहता। लेकिन एक समय था मोदी जी से पहले कि हम पूरे देश में एक चिप भी नहीं बनाते थे। सेमीकंडक्टर नाम की कोई यूनिट हमारे पास नहीं थी। आज उस तरफ बढ़ना कि हम अमेरिका, हम चाइना, तमाम विदेशों पे निर्भर थे इस सेमीकंडक्टर के लिए, आज उस तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए सोचा इस देश में, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जिस तरीके से सेमीकंडक्टर के हब उत्तर प्रदेश को बनाने की सोची है, ये बहुत ही दूरदर्शी कदम है और बहुत सूझबूझ के साथ हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में बहुत ड्रास्टिक परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश और देश में होने वाला। इस एक डिजिटल क्रांति के बाद एक पूरी बड़ी सेमीकंडक्टर की क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हमारे देशवासियों के लिए लाने वाला है। धन्यवाद जेपीएस जी, मनी कंट्रोल के इस मंच पर आकर आप न सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजों की, बल्कि उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर जा रहा है, खासतौर पर सेमीकंडक्टर हब बनने के रास्ते पर, उससे जुड़ी हुई बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहाँ पर हमको इतना अवसर दिया है। और एक नेटवर्क की टीम सदैव बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस कर रहा है। जिस तरीके से देश का नेटवर्क बढ़ रहा है, नेटवर्क की टीम का भी नेटवर्क बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।